हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ऑर्डर 7 के बारे में। ऑर्डर 7 आपका बताता है प्लेंट के बारे में। प्लेंट है क्या? प्लेंट एक तरीके का वादपत्र है, हिंदी में आप उसको वादपत्र बोलेंगे, ठीक है। वादपत्र जो है एक वादी द्वारा मतलब प्लेंटिव द्वारा दाखिल किया जाता है कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर, ठीक है। और न्यायालय उस प्लेंट को पहले आप जब उसको जमा कर देंगे, जब मान लीजिए न्यायालय के समक्ष आपने उसको जमा कर दिया, तो जिस कोर्ट के समक्ष आपने उसको जमा किया है वो जब कोर्ट उसको ले लेगी, उसको देखेगी कि अगर उसमें आपने सारी ज़रूरत की चीज़ें जो चीज़ें उसमें मेंशन की जानी चाहिए थी, उन चीज़ों को आपने अगर सही से मेंशन किया होगा, बताया होगा हर चीज़ के बारे में, तो वो उस पर साइन कर देगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसको लगता है कि आपने जो बातें उसमें मेंशन करी है, जो बातें उसमें बताई हैं, या फिर मान लीजिए प्लेंट आपकी इनकम्प्लीट है, तो वो न्यायालय द्वारा आपको वापस कर दी जाएगी और फिर से आप उसमें अपना सुधार करके उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, न्यायालय के सामने ले जा सकते हैं, और फिर न्यायालय उस पर साइन कर कर अपने पास अगर जमा कर लेती है तो आपका जो है वाद पत्र दाखिल हो जाएगा, मतलब आपकी प्लेंट अब यहाँ पर दाखिल हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 1 के बारे में। ऑर्डर 7 रूल 1 आपका प्लेंट से रिलेटेड वो चीज़ें बताता है जो एक वाद पत्र में होनी चाहिए, जो एक प्लेंट के अंदर में होनी चाहिए, कि आपको उस प्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी ही करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें बताई है कि आपको उस न्यायालय का, उस कोर्ट का नाम बताना है जिसके समक्ष आपने ये मुकदमा दायर किया है या दायर करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको नाम, पता और अपना रेसिडेंस के बारे में बताना है, डिफेंडेंट के, जिनके विरुद्ध आपने जो है आरोप लगाया है, जिसके ऊपर आपने चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है और हमको जज साहब जो है न्याय चाहिए, हमको आपसे न्याय चाहिए, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत किया है, उसका नाम, पता और उसके बारे में सारी जानकारी आपको उस प्लेंट में डालनी होगी। उसके बाद जो भी जहाँ पर भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, माइनर होगा, ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर मान लीजिए कि माइनर है, ठीक है, तो उस केस में जो वाद पत्र दाखिल किया जाएगा वो कोई भी जिसके अंदर लीगल गार्जियनशिप हो, मतलब लीगल गार्जियनशिप इन द सेंस कि कोर्ट की नज़र में उस माइनर का जो गार्जियन होगा वो जो है उस वाद पत्र को, उस प्लेंट को दाखिल कर सकता है। और ये लीगल गार्जियन जो होता है एक तरीके से आप समझ लीजिए न्यायालय द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें, द फैक्ट कंसिस्टिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, ठीक है, आपको उन फैक्ट के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी जिसकी वजह से आपने ये वाद पत्र दाखिल किया है, ठीक है, कि मतलब हमारे इनके बीच में ये विवाद है और ये इस समय उठा और इस वजह से उठा, ये कारण था, ठीक है। ये सब चीज़ें, मान लीजिए कि ट्रेसपास का मुकदमा आप जो है दाखिल करते हैं डिफेंडेंट के खिलाफ, ठीक है। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के आप किसी के मतलब प्राइवेट प्लेस पे, प्राइवेट जगह पे आप जाके मतलब चले जाएं, आप अगर वहाँ पे चल के भी वापस आ जाएंगे तब भी वो ट्रेसपास का एक तरीके से मुकदमा बनता है। तो जब आप ट्रेसपास का मान लीजिए कि मुकदमा दाखिल करते हैं, बताते हैं, तो उस प्लेंट में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये किस समय आए, कौन से गेट से आए, कितनी दूर अंदर तक चले गए थे, फिर वहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, बैठे उठे, क्या जो कुछ भी किया होगा वो सब इसमें आपको बताना होगा। उसके बाद आपको इन बातों का भी मेंशन उसमें करना है कि जो जुडिक्शन, जिस कोर्ट के पास आप लेके गए हैं उस मुद्दे को, क्या वो मुद्दे पर फैसला लेने का, जजमेंट लेने का अधिकार उस न्यायालय को है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो है मुकदमा मर्डर से रिलेटेड है, ठीक है, और आप पहुंच जाएं जो है प्रॉपर्टी वाले न्यायालय में जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर मान लीजिए कि आपका मर्डर का केस है तो आप जो है क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे जहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है
इंटरेस्ट और लायबिलिटी, मतलब क्या क्या आपके उसमें लायबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या उसमें इंटरेस्ट आपका है, मतलब आप क्या क्या चाहते हैं, या फिर उस डिफेंडेंट की क्या क्या लायबिलिटी बनती है आपके विरुद्ध, इन सब चीज़ों को भी आपको मेंशन उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है उसमें बताना होगा कि प्लेंटिफ किस तरह का मतलब रिलीफ, मतलब प्लेंटिफ क्लेम, मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा उस प्लेंट में कि आपको किस तरीके का रिलीफ चाहिए, न्यायालय से आपको किस तरह का न्याय चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी बात को बताएंगे उस प्लेंट में, मतलब एक तरीके से उसमें मेंशन कर देंगे कि हमारी वजह से, उस डिफेंडेंट की वजह से हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है और इसके बदले में हमको इतना चाहिए, तो ये भी आपको उसमें क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर 7 रूल 2। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 2 आपको बताता है वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट मस्ट स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। अच्छा, अब हर मुद्दा या मुकदमा जो है आपका, या फिर आपका जो सूट होगा, वो सिर्फ आपकी ऐसी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड नहीं हो सकता कि जिसमें आपकी कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट या कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपकी ज़मीन से ही रिलेटेड आपका मुद्दा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, पैसों का लेन देन हो, पैसों का लेन देन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ धोखे से वो लाख रुपए 2 लाख रुपए आपसे लेके चला जाता है, तो आपको उस वाद पत्र में ऑर्डर 7 रूल 2 के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका इतना पैसा इन्होंने लिया है और हमको इनसे इतना पैसा चाहिए इंटरेस्ट के साथ। उसमें आप इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो कोर्ट की मर्जी के ऊपर होगा कि क्या इंटरेस्ट इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वो तब तय होगा जब जो है आपके डिफेंडेंट आकर उस पर अपनी बात बोल देंगे, अपना पक्ष रख देंगे विटनेस के साथ या हर चीज के साथ। उसके बाद जो प्लेंटिफ होगा वो मेसने प्रॉफिट एक वर्ड यूज होता है। मेसने प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, मेसने प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड होगा जो आपका एक तरीके से, मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल समझिए पहले मेसने प्रॉफिट होता क्या है। मेसने प्रॉफिट, आपने हमको अपना मकान किराए पर दे दिया, मतलब आपने हमको एक तरीके से केयर टेकर रख लिया अपने मकान का। ठीक है, आपने कहा कि भैया आप ही सब कुछ करिएगा, इसमें जो किराएदार आएगा, ठीक है, उससे मतलब किराया लीजिएगा, सब कुछ करिएगा और जो कुछ भी है सब अब आप ही हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 2 साल तक जो है किराए पे मकान तो उठाया, लेकिन जो उसका ओनर था उसको जो है बताया नहीं कि हम इसको जो है क्या कहते हैं किराया ले रहे हैं, लेकिन जो भी रेंट वगैरह जो भी आप अपना उनसे अपने किराएदार से, जो भी आपका वहाँ पे टीनेंट रह रहा होगा, टीनेंट मीन्स किराएदार, जो भी आपका रह रहा होगा उसको आपने उनसे किराया लेता रहा, लेकिन अपने वो जो ओनर थे जिन्होंने आपको हैंड ओवर करी थी जो प्रॉपर्टी हमको हैंड ओवर की थी, वो जो है उसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी और उससे हम पैसा लेते रहे। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, हमने कहा अब हम ये ज़मीन भी तुमको नहीं देंगे। ठीक है, तो जब हम ज़मीन भी नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जब जाएगा मुकदमा लेके, तो पहली बात तो वो हमसे केस लड़ेगा उस ज़मीन के लिए। दूसरी बात, वो उस चीज़ के लिए भी उस प्लेंट में डाल सकता है कि 2 साल तक इनके पास ज़मीन थी और इन्होंने हमसे किराया भी नहीं, मतलब जो किराया इन्होंने लिया था वो भी नहीं बताया, हमको ये किराया भी चाहिए इनसे, मतलब उनको प्रॉपर्टी भी चाहिए और प्रॉपर्टी के अलावा जो ये किराया हमने वसूला था, लिया था 2 साल तक, वो भी हमें इनको देना ही देना है। ठीक है, ये बात बोली गई है। मेसने प्रॉफिट मतलब आपका इस तरीके का एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका ऑर्डर 7 रूल 2 में इन सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। अब ऑर्डर 7 रूल 3 के बारे में जान लीजिए। ऑर्डर 7 रूल 3 बताता है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्लेंट मस्ट कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ऑर्डर 7 रूल 3 ये बोलता है कि जहां पर भी मुद्दा, मतलब जो डिस्प्यूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से होगा, मान लीजिए जमीन से है, घर से रिलेटेड है, संबंधित है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सूट होगा, ठीक है, उस सूट को फाइल करते समय, मतलब प्लेंट को डालते समय आपको उसमें बताना होगा कि यह प्रॉपर्टी इस जगह पर थी, ये लोकेशन है, ठीक है, इसमें ओनर का नाम ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर इतने समय से है, इन सब चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 4 जो है कोर्ट का बताता है जहाँ पर भी प्लेंटिफ फाइल करेगा सूट,
ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, ठीक है, तो उसे बताना पड़ेगा प्लेंटिफ के हर उस फैक्ट के बारे में जिसको वो प्लेंटिफ बताना चाहता था। अगर मान लीजिए कि कोई वो ऐसा फैक्ट छुपा देता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है जो उस प्लेंटिफ की जगह पे आया है, ठीक है, और वो उस सूट को फाइल करने के लिए बाद भी अगर सूट को सही से फाइल नहीं करता, या मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर होता है जिसमें उसको लगता है अगर इसको हम छुपा दें तो हमारा फ़ायदा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी संबंधित जो है उसमें उनको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज़ें जो है, मान लीजिए अगर वो उसको नहीं मेंशन करते हैं, अगर उसमें नहीं मेंशन करते हैं सही तरीके से, तो ये भी इस तरीके से एक अनडिफॉल्ट प्लेंट में आएगा, ठीक है। और ऑर्डर 7 रूल 4 ये भी बोलता है कि अगर कोई प्लेंटिफ अपनी जगह पर, मतलब मान लीजिए कि वो मेन चीज़ तो होता ये है कि प्लेंट जो होती है वो प्लेंटिफ के द्वारा दाखिल की जाती है, लेकिन अगर प्लेंटिफ खुद नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश या किसी रीज़न की वजह से और अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को वो भेज रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उसको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमारी जगह जा रहे हैं और जो बात इनके द्वारा लिखी जाएगी या बताई जाएगी वो सही होगी। ये बात बोली गई है ऑर्डर 7 रूल 4 में आपके कोड के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर 7 जो कि CPC का है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1908 का, रूल 1 से लेके रूल 1 तक रूल 1 से लेके रूल 4 तक एकदम डिटेल में उसको डिस्कस किया है, समझा है। आई होप आपको हर पॉइंट पर क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है या आपको लगता है कि इस चीज़ पे और डीपली कोई वीडियो बनना चाहिए या कोई भी ऐसा वर्ड जिस पर आपको लगता है कि अभी तक आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर जल्दी से जल्द आपके जो भी क्वेरीज हों उनको क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन बटन। थैंक यू सो मच।